नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गुरुजी 4.0 पे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग आज की हमारी करंट अफेयर्स के क्लास। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज कितनी तारीख है। आज है हमारी 7 अक्टूबर। कितनी तारीख है दोस्तों? 7 अक्टूबर है। तो आज का हम लोग क्या शुरू करेंगे, करंट अफेयर्स शुरू करेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी जो पीडीएफ है वो भी आप डाउनलोड करें, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है स्टडी गुरुजी फॉर स्टडी के नाम से हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आप ये डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की क्लास। तो ये आपका 7 अक्टूबर और आज क्या वार है? मंगलवार है। तो शुरू करते हैं हम लोग आज की क्लास को। तो दोस्तों, पहला सवाल मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ। तो पहला सवाल करते हैं हम लोग डिस्कस कि हाल ही में प्रकाशित एक किताब प्रकाशित हुई है गांधी जी पे, जिसका नाम है महात्मा गांधी और पर्यावरण। किताब का क्या नाम है दोस्तों? महात्मा गांधी और पर्यावरण इस किताब का नाम है। इसके अंदर गांधीवादी जो विचार है पर्यावरण से संबंधित, उनका विश्लेषण किया गया है। तो सवाल है कि इसके जो लेखक हैं वो कौन है। तो इसका सही जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टी.एन. खोसू। क्या नाम है उनका? टी.एन. खोसू। ये आप यहाँ किताब पे भी देख सकते हैं और किताब का नाम आप देख सकते हैं, महात्मा गांधी एंड द इन्वायरमेंट। तो एक इम्पोर्टेंट सवाल है और ये आपको पता है बुक्स का जो करंट अफेयर्स है उसमें ये सवाल पूछा जाता है। कुछ और इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। ये जो किताब है किसने लिखी है? टी.एन. खोसू के द्वारा लिखी गई है। और पूर्व आईपीसीसी के जो अध्यक्ष हैं और जो टेरी के प्रमुख रहे हैं डॉक्टर आर के पचौरी। क्या नाम है इनका? डॉक्टर आर के पचौरी। इन्होंने इस पुस्तक की प्रस्तावना को लिखा है। और आपको पता है गांधी जी एक बात कहते थे कि इस पृथ्वी पर इतने रिसोर्सेज हैं कि वो प्रत्येक आदमी की ज़रूरतों के लिए पर्याप्त हैं, लेकिन वो लालच किसी एक व्यक्ति का भी पूरा नहीं कर सकते। तो ये गांधी जी के विचार थे। और गांधी जी ने जो संसाधनों के संरक्षण की बात की और उन्होंने गांधी जी ने क्या था कि जो पश्चिम का जो औद्योगिकरण था उसको शोषणकारी बताते हुए उसका विरोध भी किया था। तो ये चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो और गांधी जी आपको पता है दलितों के सशक्तिकरण के लिए भी काम किया और इस सशक्तिकरण को उन्होंने पर्यावरणीय न्याय से जोड़ा था। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पे। तो अगला सवाल आपके सामने है कि किस राज्य ने 2025 में आयातकों और निर्यातकों के लिए ई बॉन्ड प्रणाली, कौन सी ई बॉन्ड प्रणाली है, वो शुरू की है? तो दोस्तों, ये शुरू करने वाला जो राज्य है उसका नाम है महाराष्ट्र। क्या नाम है? महाराष्ट्र। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब इन्होंने क्या कर दिया है, अब जो ट्रेडिशनल स्टाम्प पेपर है उसकी जगह इन्होंने क्या कर दिया है, ई बॉन्ड चालू कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ थी। तो और इन्फॉर्मेशन इसकी थोड़ी सी और देख लेते हैं हम लोग। तो ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, महाराष्ट्र ने क्या किया है, अभी आयात और निर्यात के लिए ई बॉन्ड जारी किए हैं। इससे पहले और भी राज्य हैं वो ऐसा कर चुके हैं। आपको पता है जो महाराष्ट्र है वो जो व्यापार के मामले में और आयात और निर्यात के मामले में भारत का अग्रणी राज्य है। मुंबई महाराष्ट्र के कुल माल का 30 से 40% जो है आयात निर्यात जो है वो कहाँ से होता है? मुंबई से होता है। ठीक है दोस्तों, और आपको पता है जो JNPT है, जो हमारा जवाहरलाल नेहरू जो पोर्ट है, वहाँ से सालाना लगभग कितने बॉन्ड जारी किए जाते हैं? 50,000 बॉन्ड जारी किए जाते हैं। और इससे लगभग कितना राजस्व प्राप्त होता है? लगभग आपका 2.5 करोड़ रुपये इसका राजस्व प्राप्त होता है। आगे चलिए आगे नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आप देखिए। नेक्स्ट सवाल है कि BWF वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 भारत में कहाँ पे आयोजित हुई है? गुवाहाटी में आयोजित की जा रही है। भारत ने इसे आखिरी बार पुणे में आयोजित किए जाने के बाद अब तक कितने साल बीत चुके हैं? सवाल क्या है कि जो BWF चैंपियनशिप है वो भारत में इससे पहले कब हुई थी? सवाल ये है। एक मिनट, तो इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले दे दूं। तो चलिए चलते हैं, थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं कि जो BWF जो विश्व जूनियर चैंपियनशिप है, पहली बात तो आपको पता होना चाहिए कि जो 6 से और 19 अक्टूबर तक इसका आयोजन किया जा रहा है। कब से कब तक? 6 से 19 अक्टूबर तक। कहाँ पे आयोजन होगा? गुवाहाटी में होगा। इसका आखिरी आयोजन 2008 में भारत में हुआ था, पुणे में। और कितने साल बाद ये किया जा रहा है? तो 17 साल के बाद में एक बार फिर से ये कहाँ पर हो रही है? भारत में हो रही है। इसमें टोटल कितनी टीमें भाग लेने वाली है? टोटल 36 टीमें भाग लेने वाली है। और भारत
को जो है वो ग्रुप एच में रखा हुआ है। कौन से ग्रुप में रखा है भारत को? भारत को रखा है ग्रुप एच में। कौन से ग्रुप में रखा है? ग्रुप एच में। और कौन कौन सी टीमें हैं? नेपाल, श्रीलंका, यूएई और भारत, ये 4 टीमें हमारे ग्रुप एच में हैं। ठीक है दोस्तों, भारत ने इस टूर्नामेंट के इतिहास में अब तक 11 व्यक्तिगत पदक जीते हैं। और भारत का जो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन भी कब रहा था? 2008 में रहा था, जब ये चैंपियनशिप भारत में हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल था आपका कौन BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप का। अगला सवाल देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं एक जहाज है इंडियन कोस्ट गार्ड का, इसका नाम क्या है? अक्सर। क्या नाम है? अक्सर। सवाल क्या है पहले ये पढ़ लेते हैं। हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने अदम्य श्रेणी का, कौन सा? अदम्य श्रेणी का दूसरा तीव्र गश्ती पोत, इसको क्या बोलते हैं? FPV, फास्ट पेट्रोलिंग वेसल। क्या है ये? FPV किसको बोलते हैं? फास्ट पेट्रोलिंग वेसल। ये पोत कमीशन किया गया है अभी कहाँ पर? हमारी इंडियन कोस्ट गार्ड में। तो इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है अक्सर। क्या नाम है इसका? अक्सर। तो ये एक इम्पोर्टेंट सवाल था जो आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन और दे देता हूँ मैं। तो देखो भारतीय जो तटरक्षक बल है, एक मिनट, भारतीय तटरक्षक बल ने पुडुचेरी के कराईकल में दूसरे अदम्य श्रेणी के FPV का क्या किया? जलावतरण किया। इसकी लंबाई कितनी है? 51 मीटर है। और इसमें 60% जो सामग्री है वो भारत की ही सामग्री प्रयोग की गई। इसकी विस्थापन क्षमता 320 टन है और इसके अंदर डीजल इंजन का प्रयोग किया गया है। तो ये सारी जानकारी थी किसके बारे में? हमारा जो है अक्सर। किसके बारे में थी ये जानकारी? अक्सर है, जो कि एक FPV है। क्या है? एक फास्ट पेट्रोलिंग वेसल है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आप देख पा रहे हैं सामने। तो नेक्स्ट सवाल है आपका, संयुक्त राष्ट्र सैनिक योगदानकर्ता देश, यानी कि वे देश जो संयुक्त राष्ट्र में अपनी शांति सेनाएं भेजते हैं, उन देशों के प्रमुखों का एक सम्मेलन हुआ है 2025 में। तो आपको बताना है कि ये जो सम्मेलन है ये कहाँ आयोजित हुआ है दोस्तों? तो ये आयोजित हुआ है आपका नई दिल्ली में। कहाँ पर आयोजित हुआ है ये सम्मेलन? ये सम्मेलन आयोजित हुआ है नई दिल्ली में। तो एक इम्पोर्टेंट सवाल है ये भी, जो कि आप देख सकते हैं। इसके बारे में कुछ और जानकारी आपको दे दूं तो देखिए, भारतीय सेना 14 से 16 अक्टूबर तक नई दिल्ली में UNTCC, जो UN में जो शांति सेना भेजते हैं, उसके सम्मेलनों का क्या किया है भारत क्या करने वाला है? इस बार इसकी मेज़बानी करने वाला है। इस सम्मेलन में 30 से ज़्यादा देशों के जो वरिष्ठ सैन्य नेतृत्व करता है वो क्या लेंगे? इसमें भाग लेंगे। और इसमें कौन कौन से देश भाग लेने वाले हैं? अल्जीरिया हो गया, आर्मेनिया हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान, ब्राज़ील, कंबोडिया, आइवरी कोस्ट हो गया, इथोपिया हो गया, फिजी हो गया, फ्रांस हो गया। तो ये सारे देश क्या है इसमें भाग लेने वाले हैं। यह जो एक सम्मेलन है ये भारत की, आपको पता है, एक वसुदेव कुटुंबकम का जो हमारा सिद्धांत है उसको ये क्या देगा सम्मेलन? ये इसको मूर्त रूप देने वाला है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। तो नेक्स्ट सवाल आप देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है और आप लिख के ले लो कि ये सवाल जो है ये, इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो। इसको क्या लगा लो आप? इसको आप लिख लो स्टार लगा लो। इसके क्या लगा लो आप? इसके आप स्टार लगा लो। ये सवाल आपको आएगा एग्जाम में। राजस्थान का पहला नमो जैव विविधता पार्क, राजस्थान का पहला नमो जैव विविधता पार्क है। ये कहाँ पर खोला गया है दोस्तों? ये खोला गया है आपका अलवर में। कहाँ पे खोला गया है दोस्तों? अलवर में खोला गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। राजस्थान का पहला नमो जैव विविधता पार्क कहाँ पर खोला गया है? अलवर में खोला गया है। इसके बारे में हम कुछ जानकारी और देख लेते हैं। ये पेन थोड़ा सा मैं आज इसके लिए यूज टू नहीं हूँ, तो आज थोड़ी सी जो असुविधा हो रही है उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको और दे दूँ इसके बारे में मैं। देखो, राजस्थान के पहले नमो जैव विविधता पार्क का उद्घाटन अलवर के प्रतापबंद में किया गया। और किसने किया उद्घाटन? जो हमारे केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, उन्होंने इसका उद्घाटन किया। इस पार्क को नमो वन भी कहा जाता है। यह अलवर के लिए क्या है? एक ग्रीन लंग के रूप में कार्य करता है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, बस ये याद रखना आप इम्पोर्टेंट बात कि ये राजस्थान का पहला क्या है? पहला आपका ये नमो जैव विविधता पार्क है। आगे चलें। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है जो अभी आपके सामने आया है। देखिए, 2025 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किस किस को मिला है? ई ब्रून को,
फ्रेड रामसडेल और सिमोन साकागुची, ये इनको दिया गया है। सवाल ये है कि इनको ये किस चीज़ के लिए दिया गया है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता। इसके लिए ये अवार्ड इस बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है मेडिसिन का। ठीक है, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है। कुछ और जानकारी मैं आपको इसके बारे में दे देता हूँ। देखिए, एक मिनट, ठीक है। 2025 का फिजियोलॉजी का मेडिसिन का नोबेल पुरस्कार किन किन लोगों को मिला है? 3 लोगों को मिला है। किस किस को मिला है? मैरी ई ब्रूनको, फ्रेड रैमसडेल और सिमोन सगागुची। इनको किसके लिए मिला है? ये परिधीय प्रतिरक्षा सहिष्णुता पर जो इन्होंने खोज की है उसके लिए मिला है। ठीक है दोस्तों, तो ये इन्फॉर्मेशन आप याद रखना, और ये एक इम्पोर्टेंट सवाल आपके लिए इस बार रहने वाला है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका ये, हाल ही में रक्षा प्रबंध महाविद्यालय, कल भी हमने इसके बारे में बात की थी, इसके जो सिकंदराबाद में है, ये कहाँ पर? रक्षा प्रबंधन महाविद्यालय ये है आपकी सिकंदराबाद में। तो इसके कमांडेंट का जो चार्ज है वो किसने लिया है? मेजर जनरल जी श्रीनिवास ने। किसने लिया है इसका चार्ज? मेजर जनरल जी श्रीनिवास ने इसका चार्ज लिया है। और आप इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बारे में हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इनका महत्वपूर्ण रोल रहा था किसमें? ऑपरेशन सिंदूर में, जो लॉजिस्टिक सप्लाई थी आर्मी में, उनमें इनका महत्वपूर्ण रोल रहा था। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने हाल ही में लद्दाख में हिमांक परियोजना के तहत 19,400 फीट की ऊंचाई पर दुनिया का सबसे ऊंचा मोटर योग्य सड़क का क्या किया है? निर्माण किया है। आपको ये बताना है कि ये जो निर्माण किया गया है ये कहाँ पर किया गया है, कौन सा जो दर्रा है वहाँ पर ये निर्माण किया गया है। तो दोस्तों इसकी पूरी जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। इसका सही आंसर तो आप याद रख लो, मिगला दर्रा। कौन सा दर्रा है? मिगला दर्रा। बाकी इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको यहाँ पर दे देता हूँ। देखो, बीआरओ ने लद्दाख में 19,400 फीट की ऊंचाई पर दुनिया के सबसे ऊंची मोटर योग्य सड़क का क्या किया है? निर्माण किया है। यह सड़क कौन से दर्रे से होकर गुजरेगी? मिगला दर्रे से होकर गुजरेगी, जो कि उमलिंगला जो दर्रा था उसका पहले का रिकॉर्ड कितना था? वो था 19,024 फीट। लेकिन इस रिकॉर्ड को अब इन्होंने क्या कर दिया? तोड़ दिया है। और अब ये जो हाइट हो गई है कितनी हो गई है? 19,400 फीट। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना, ये कहाँ पर है? लद्दाख में है। ठीक है, और कौन सा दर्रा है? ये मिगला दर्रा। और ये कहाँ पर है? LAC के पास में, जो हमारी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसके पास में ये स्थित है। 2021 में हमने जो बनाया था, उमलिंगला बनाया था, वो कितनी हाइट पे था? 19,024 पे। और ये कितने पे है? 19,400 पे। तो आपको क्या करना है? ये याद रखना है। आपको पता है जो BRO है हमारा, ये इस तरह की जो उपलब्धियाँ हैं वो अक्सर हासिल करता रहता है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आप देख पा रहे हैं कि सितंबर 2025 में ऑस्ट्रेलिया के थेरेप्यूटिक, क्या नाम है? थेरेप्यूटिक गुड्स एडमिनिस्ट्रेशन यानी TGA ने, ऑस्ट्रेलिया में क्या है? TGA है। इसने किस रोग के प्रारंभिक चरण के लिए लेकानेमैब यानी कि लेकेम्बी दवा को क्या दी है? मंजूरी दी है। तो इसके बारे में भी आपको बता दूं मैं थोड़ी सी जानकारी, पहले हम देख लेते हैं। देखो, लेकेम्बी या इसका दूसरा नाम क्या है? लेकानेमाब, ऑस्ट्रेलिया के TGA द्वारा सितंबर 2025 में अल्जाइमर रोग के लिए क्या किया गया है? इसको अनुमोदित किया गया है। इस दवाई को, कौन सी दवाई का नाम क्या है? लेकेम्बी। क्या नाम है दवाई का? लेकेम्बी। ठीक है, तो आपको याद रखना, ये जो दवाई है इसको किसने परमिशन दी है? इसको ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में क्या दी है? परमिशन दी है। और आपको पता है किसी भी दवा को परमिशन देने के लिए इसको कई चरणों से होकर के गुजरना पड़ता है। तो नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं अभी अपन। नेक्स्ट सवाल पे आ जाइए। भारतीय सेना ने नई दिल्ली में संयुक्त राष्ट्र सैनिक योगदानकर्ता देशों के प्रमुख सम्मेलन की क्या की? मेजबानी की। अभी हमने इसके बारे में बात की। अब सवाल क्या है कि UNTCC के संदर्भ में बताइए कि फरवरी 2025 तक संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों का सबसे बड़ा योगदानकर्ता देश कौन सा रहा है? तो आपको पता है
कि ये जो योगदान करता देश है ये कौन सा देश रहा है दोस्तों, ये रहा है हमारा प्यारा भारत। कौन सा देश रहा है, सबसे ज़्यादा जो शांति सेना है कौन से देश ने भेजी है, वो भेजी है हमारे भारत ने। किसने भेजी है दोस्तों, हमारे भारत ने। ठीक है, तो आपको याद रखना चाहिए ये। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, भारत। इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, इसका सही आंसर आ जाएगा भारत। क्या आंसर आ जाएगा इसका, भारत इसका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। चक्रवात, ठीक है, एक चक्रवात आया है अभी, शक्ति, कौन सा है नाम उसका, चक्रवात शक्ति, गुजरात के तट के पास पहुंच रहा है और इसके तीव्र होने की क्या है अभी आशंका है। इस संदर्भ में उत्तर पश्चिमी प्रशांत महासागर में आने वाले चक्रवातों को क्या नाम दिया जाता है। सवाल क्या पूछा है देखो, एक मिनट आप इसको, तो चलिए आ जाते हैं एक बार फिर से हम अपने सवाल पे। तो सवाल क्या था कि चक्रवात शक्ति जो है गुजरात के तट से टकराने की संभावना है। ये आप यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये देखो ये इस तरह से आ रहा है, ये क्या आ रहा है, ये इस तरह से घूमते हुए आ रहा है और ये कहाँ पर टकरा सकता है, गुजरात के तट से टकरा सकता है। तो जो प्रशांत महासागर में जो चक्रवात आते हैं उनको क्या बोला जाता है दोस्तों, उनको बोला जाता है टाइफून। क्या बोला जाता है उनको, टाइफून बोला जाता है। नेक्स्ट सवाल पे आ जाइए। महाराष्ट्र ने आयात और निर्यात व्यवसायों के लिए ई बॉन्ड प्रणाली शुरू की। अभी हम लोग पढ़ के आए ये बात। अब आपको बताना है कि भारत में बॉन्ड के माध्यम से राज्य सरकारों द्वारा जो उधार लिया जाता है वो कौन सा जो प्राधिकरण है या जो कौन सी संस्था है उसको कंट्रोल करती है दोस्तों। तो जो हमारा रिजर्व बैंक है वो राज्यों को बॉन्ड के माध्यम से उधार पैसे देता है। ठीक है, अगले सवाल पे आ जाइए। ये भी एक इम्पोर्टेंट सवाल है कि भारतीय नौसेना ने XPR-25 में वैश्विक पनडुब्बी बचाव क्षमता का क्या किया अभी, प्रदर्शन किया। अब आपको बताना है कि जो भारतीय पनडुब्बियाँ हैं उनके संदर्भ में बताइए कि भारतीय नौसेना में कौन सी पनडुब्बी है जो हमने किससे पट्टे पर ली है, रूस से पट्टे पर ली है और जो कि परमाणु ऊर्जा से संचालित है। तो ये कौन सी है दोस्तों, INS चक्रा। ये आप देख सकते हैं, ये कौन सी है, INS चक्र। और ये आप देख सकते हैं इसको क्या बोलते हैं, पनडुब्बी बोलते हैं। ये क्या होती है, पनडुब्बी होती है जो कि पानी के अंदर होती है। कहाँ पर होती है, पानी के बहुत नीचे रहती है ये। इसको क्या बोला जाता है, पनडुब्बी बोला जाता है। 2019 में हमने ली थी उनसे, और कितने साल की लीज पे ली थी, 10 साल की लीज पे हमने ये ली थी। ठीक है, INS चक्रा थर्ड। आगे चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल है कि अमित शाह ने कुरुक्षेत्र में 825 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का क्या किया अभी, हाल ही में उद्घाटन किया है। कुरुक्षेत्र आपको पता है कहाँ पर है, हरियाणा में है। तो आपको बताना है कि कुरुक्षेत्र किस नदी बेसिन में स्थित है। तो आप याद रखना दोस्तों, ये जो घग्गर हकरा बेसिन है हमारा, कौन सा है, घग्गर हकरा बेसिन है, वहीं पर कौन सा हमारा कुरुक्षेत्र स्थित है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। अब जो हमारे अगले 3 सवाल आएंगे ये आपके स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आएंगे। तो पहला सवाल पढ़िए आपका कि भारत जो है 2025 में तीसरा, यानी कि विश्व में हम कौन से पोजीशन पर पहुंच जाएंगे, तीसरा सबसे बड़ा ई कचरा उत्पादक। कौन सा है, तीसरा सबसे बड़ा ई कचरा उत्पादक हम बनने वाले हैं, विश्व के तीसरे। तो ये हमारे लिए कोई गर्व की बात नहीं है, बल्कि हमारे लिए बड़े ही अफसोस की बात है। ठीक है, अनौपचारिक पुनर्चक्रण जो है स्वास्थ्य के लिए क्या है दोस्तों, खतरा पैदा कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि ई कचरा। आपको पता होना चाहिए पहले कि ई कचरा क्या होता है, कि जितने भी जो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम है ये ख़राब हो जाते हैं, तो इनको जब हम लोग वेस्ट में डाल देते हैं तो वो क्या बन जाता है दोस्तों, ई कचरा बन जाता है। और सबसे बड़ी चुनौती आती है इसका निपटान करना, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो कि जिनका अपघटन नहीं हो पाता है और जो परमानेंटली क्या करते हैं, हमारे जो अर्थ है उसको पोल्यूट करते हैं। तो ई कचरे के संबंध में कुछ चीज़ों पर हम विचार करते हैं, कुछ कथनों पे देखते हैं कौन सा सही है और कौन सा नहीं। पहला, ई कचरे में सीसा, पारा और कैडमियम जैसे खतरनाक पदार्थ आते हैं। तो ये बिल्कुल सही बात है, यही वो पदार्थ होते हैं। ये पारा अगर आदमी के शरीर में पहुंच जाए तो उसकी मृत्यु भी हो सकती है। कैडमियम भी उसी प्रकार का एक पदार्थ होता है। ई कचरे का अनौपचारिक पुनर्चक्रण जो है वो वायु, मृदा और जल तीनों प्रकार के प्रदूषण में योगदान देता है। बिल्कुल सही बात है ये भी। तो पहला भी कथन हमारा सही है और दूसरा कथन भी सही है। तीसरे कथन पे आते हैं कि भारत में वर्तमान में सभी ई कचरे का पुनर्चक्रण औपचारिक और प्रमाणित सुविधाओं से किया जाता है। अगर ऐसा होता दोस्तों तो हम लोग कचरे में कौन से नंबर पे नहीं आते, विश्व में तीसरे नंबर पे नहीं आते। यानी कि अभी ऐसा नहीं हो रहा है, यानी कि कथन नंबर 3 क्या हो गया हमारा गलत। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी,
1 और 2। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए, ठीक है, आपको पता है इजराइल और गाजा के बीच में क्या चल रहा है, संघर्ष चल रहा है, उसको समाप्त करने के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम बनाया है, एक व्यापक कार्य योजना बनाई है, जिसको शीर्षक क्या दिया गया है दोस्तों, इसको शीर्षक दिया गया है गाजा संघर्ष को समाप्त करने के लिए व्यापक योजना। और इसमें एक 20 सूत्री कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया है गाजा शांति योजना के नाम से। ठीक है, अब आपको बताना है, सवाल क्या पूछा है, आपको पूछा है कि जो इजराइल गाजा संघर्ष है उसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है, विचार करना है। पहला कथन पढ़िए कि गाजा पट्टी इजराइल और मिस्र यानी इजिप्ट, मिस्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इजिप्ट बोलते हैं, तो इजराइल और इजिप्ट की सीमा से लगा हुआ एक तटीय क्षेत्र है, बिल्कुल सही बात है, जिसका इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष में रणनीतिक महत्व रहा है। ठीक है, तो गाजा पट्टी जो है उसका बहुत ज़्यादा राजनीतिक महत्व रहा है, तो ये बिल्कुल सही बात है। दूसरे कथन पे बात कर लेते हैं। 1973 के योम किप्पुर युद्ध, कौन सा है, योम किप्पुर जो वार हुआ था, उसके परिणाम स्वरूप इजराइल ने सिनाई प्रायद्वीप पे कब्जा बनाए रखा, जबकि जो वेस्ट कोस्ट है वो मिस्र को वापस कर दिया। तो ये दोस्तों गलत कथन है। उन्होंने, इजराइल ने क्या किया, वेस्ट कोस्ट को वापस नहीं किया, वेस्ट कोस्ट पर भी उन्होंने क्या किया, कब्जा बनाए रखा था, यानी दूसरा कथन अपना क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। तीसरा पढ़ लेते हैं कि 1917 के बालफोर घोषणा पत्र ने फिलिस्तीन में एक यहूदी मातृभूमि की स्थापना का समर्थन किया। कौन सा घोषणा पत्र था ये, बालफोर घोषणा पत्र, और ये कब का था, 1917 का, जिससे अरब में जो बहुसंख्यक थे उनके साथ इनका क्या हो गया, तनाव बढ़ गया। तो ये कथन भी इनका क्या है, सही है, यानी कथन नंबर 1 और 3 सही हो गया। इसमें आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अब चलते हैं हम आज के अपने आखिरी सवाल की ओर। तो आखिरी सवाल देख लेते हैं कि केंद्र सरकार पंचायती राज के व्यावसायिक अनुभव के लिए एक कार्यक्रम शुरू कर रही है, कौन सा, आदर्श युवा ग्राम सभा, यानी कि मॉडर्न युवा ग्राम सभा MYGS शुरू कर रही है। ठीक है, कौन, केंद्र सरकार। तो अब आपको बताना है कि ये जो कार्यक्रम है आदर्श युवा ग्राम सभा, इसके संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या है कि यह गृह मंत्रालय और जनजातीय कार्य मंत्रालय के सहयोग से पंचायती राज मंत्रालय की एक पहल है, यानी इसके अंदर 3 जो विभाग हैं वो इसके अंदर इंक्लूडेड है। एक तो कौन सा विभाग है, जनजातीय कार्य मंत्रालय विभाग है। एक इसको जो लागू करेगा वो कौन सा विभाग लागू करेगा, इसको पंचायती राज जो मंत्रालय वो लागू करेगा। लेकिन ये जो यहाँ इन्होंने गड़बड़ कर दी, ये जो गृह मंत्रालय लिखा है ना दोस्तों, ये गृह मंत्रालय नहीं है, बल्कि कौन सा मंत्रालय है दोस्तों, ये है आपका शिक्षा मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय है ये आपका शिक्षा मंत्रालय इसमें आएगा। कौन सा मंत्रालय आएगा इसमें, शिक्षा मंत्रालय इसमें आएगा। यानी पहला कथन अपना क्या हो गया भाई, पहला कथन हो गया हमारा गलत। दूसरे कथन को और देख ले, यह स्कूल आधारित पहल है जो पूरे भारत में कक्षाओं में ग्राम सभाओं की लोकतांत्रिक प्रक्रिया का परिचय देती है। बिल्कुल सही बात है, स्कूलों के लेवल पे ही बच्चों को ग्राम सभा का जो महत्व है वो समझाया जाएगा। इसमें चरणबद्ध तरीके से इसको शुरू किया जाएगा, जिसकी शुरुआत JNV और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों से होगी। तो ये कथन भी आपका क्या है दोस्तों, सही है, यानी कि इसमें आंसर नंबर आ जाएगा सी, ऑप्शन नंबर 2 और 3, यानी 2 और 3। यहाँ पे गृह मंत्रालय नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा दोस्तों, शिक्षा मंत्रालय यहाँ पर आएगा। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के करंट अफेयर्स के सवाल। तो आशा करता हूँ कि आज के सवाल आपको पसंद आए होंगे। आज ये जो डिजिटल पेन है इसके साथ में मैंने पहली बार क्लास ली है, तो थोड़ी सी इसके अंदर मुझे जो असुविधा हुई उसकी वजह से क्लास में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ। तो आगे से हम लोग इसका ध्यान रखेंगे कि इस तरह का डिस्टर्बेंस आपको ना हो। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं एक बार फिर कल, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।